हेलो एंड वेलकम टू द 135th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आप सबका आज के प्रोग्राम में स्वागत है। आज कुछ बातें हम करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के हवाले से, पीओजे के और पीओजीबी के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। कल मेरा इंटरव्यू किया रोहित शर्मा जी ने। रोहित शर्मा जी मैटर्स, इंडिया मैटर्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसमें जाहिर है मैं तो नहीं कर रहा था कि वो किस किस्म के सवालात करेंगे, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने सवालात किए जैसे हर इंटरव्यू लेने वाला शख्स जो है वो अछूते सवालात तैयार करता है अपने मेहमान से करने के लिए। तो उसमें उन्होंने मेरा तारुफ कराते हुए ये जिक्र किया कि मेरा नाम, जो लिस्ट छपी है, पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उन लोगों की जिनको उन्होंने मतलब है कि टॉप पे रखा है करीमा बलोच शहीद के बाद, उनमें मेरा नाम सर फहरिस्त है। दूसरे नामों में आरिफ जाकिया हैं, तारिक फतेह हैं और लोग भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो वीडियो जारी की तो उसके ऊपर उन्होंने उसका टाइटल लिखा, पाकिस्तान वांट्स टू किल दिस मैन। तो बड़ा ही एक सनसनीखेज और थ्रिलिंग किस्म का टाइटल और थ्रिलिंग किस्म के सवालात और उनके जवाबात। वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं इंडिया मैटर्स रोहित शर्मा चैनल पे। तो उसकी वजह से जाहिर है कि मेरी फैमिली में एक परेशानी पैदा हो गई कि ये क्या है, क्यों आपको मारना चाह रहा है पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान मुझे नहीं मारना चाह रहा, पाकिस्तान मेरी सोच को मारना चाह रहा है। और पाकिस्तान या कोई भी सरकार जो किसी शख्स को मारना चाहती है, जैसे आजकल प्यूटन साहब के खिलाफ बड़े मुजाहरे हो रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन लीडर को जो है वो केमिकल दे के मारने की कोशिश की और फिर वो जहाज जर्मनी में उतारा गया गालबन और वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो वापस मॉस्को चले गए। इस वक्त वहां पे 3-4 हज़ार लोग जो है वो मेरा ख्याल है गिरफ्तार हैं मॉस्को में। 2-3 दिन पहले जो मुजाहरा हुआ। तो ये ओल्ड फैशन हथकंडे हैं जहां पे हम फर्द को ख़त्म करते हैं, जहां फर्द को एलिमिनेट करके हम ये सोचते हैं कि हम मज़ीद महफूज हो गए। लेकिन करीमा बलोच की शहादत के नतीजे में उभरने वाला बलूचिस्तान, जो अब भरपूर अंदाज में अपनी तहरीक आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पहले बलूचिस्तान की गालबन तहरीक आज़ादी स्टीम इंजन के ज़रिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन करीमा बलोच की शहादत के बाद अब वो इलेक्ट्रिक इंजन, सुपरसोनिक इंजन की तरह बढ़ रही है, जो ट्रेन को खींचती है। अगर पहले 40 मील फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी तो आज वो 250 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। ऐसा ही है ना। और आप देखें कि पूरी दुनिया में बलूचिस्तान का मसला इतना नुमाया हुआ कि दुबई के सिक्योरिटी चीफ दाई जो हैं खलफान, उन्होंने कहा कि सवाल किया अपने ट्विटर पे कि क्या वक्त आ गया है कि बलोचों को अपने दिफा के लिए मज़ाइल दिए जाए। तो शख्सियात के मरने से सोचें नहीं मरती, तहरीकें नहीं मरती। और अगर पाकिस्तान का ये ख्याल है कि मुझे मार कर वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान से जो नफरत है उसको ख़त्म कर सकेंगे, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि अब मेरी जो सोच है और मेरी जो फिक्र है कि हम पाकिस्तान के गुलाम हैं। हम पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात को पाकिस्तान ने मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के साथ मिलके गिलगित एजेंसी में कू किया और जबरन गिलगित एजेंसी को पाकिस्तान में शामिल करके गिलगित रेजिडेंसी पर से रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा उतार कर और वो पाकिस्तान का झंडा लगाया। ये बातें अब
लोगों के अंदर आम हो चुकी हैं, लोगों को हकीकत का पता चल चुका है। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझसे पहले आने वालों ने भी जो काम किया है एक्सक्यूज मी, जम्मू कश्मीर की तारीख को लोगों में बयान करने के लिए, उनके भी इस हवाले से कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं तो सिर्फ वो हूं जो सामने आया, मैं वो हूं जिसने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत की, मैं वो हूं जिसने अपना चेहरा दिखाया और जिसने कहा कि हां हम गुलाम हैं और हां हमको मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि हिंदुस्तान ही हमारा असल देश था और हमें अगवा किया गया, हमें कैद किया गया, हमें गुलाम बनाया गया और हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई, हमें इज्तमाही तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखकर हमें एक हैजानी कैफियत से गुजार कर हमारे अंदर ये दो कौमी नजरिया, यानी कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग कौमें हैं, ये दो कौमी नजरिया, और हिंदुस्तान और हिंदू हमारा दुश्मन है, ये जो नफ्सियात है इसका प्रोग्रामिंग की गई हमारे लोगों की। कलेक्टिव सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये भी एक नई टर्म आप समझ लें। यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो होती है जब एक कैदी को अकेले कमरे में, तारीक कमरे में रखा जाता है कई महीनों तक एज अ टॉर्चर एक्सपीरियंस। तो हम लोगों को कलेक्टिवली जो है वो कलेक्टिव सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। तो इसलिए जब इंसान पैदा होता है ना तो उसकी जिंदगी की टाइमलाइन शुरू हो जाती है। हाँ, ये हमें पता नहीं होता कि हमने कब इस दुनिया को जिस्मानी तौर पर हमने फंक्शन करना छोड़ देना है और इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। आत्मा तो मरती नहीं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरा जिस्म हरकत करना छोड़ देगा, मेरा दिल हरकत करना छोड़ देगा, मेरे ब्रेन सेल्स जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रुक जाएगा, लेकिन मैं तो चलता रहूंगा आत्मा की शक्ल में। मैं फिर किसी नाम से आ जाऊंगा, मैं फिर किसी उन्वान से आ जाऊंगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि पैनिक ना करें। बहुत सारे दोस्त पैनिक हो गए हैं उस वीडियो की वजह से। पैनिक ना करें, हिम्मत करें, सच बोलने की शक्ति पैदा करें अपने अंदर, और ये सोच के अपने अंदर शक्ति पैदा करें कि आपकी जिंदगी का आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि आपको टाइमलाइन का पता नहीं है कि ये टाइमलाइन कहां पे खत्म होगी। और फिर इस टाइमलाइन में जब आपके आने वाली नस्लें लौट के देखेंगी आपकी जिंदगी की टाइमलाइन को, तो क्या उसके अंदर यही जो आपकी टाइमलाइन में उनको नजर आएगा 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5। स्कूल उठे, स्कूल गए, क्लास की, ब्रेक की, छुट्टी की, घर आए, खाना खाया, होमवर्क किया, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए। ये आपकी टाइमलाइन है। एक बाशऊर इंसान की टाइमलाइन तो ये नहीं दिखती मुझे। एक बाशऊर इंसान की टाइमलाइन इतिहास के पन्नों के खोज में सर्फ होनी चाहिए। एक बाशऊर इंसान की जिंदगी की टाइमलाइन इतिहास के पन्नों से सबक हासिल करके अपने आज के अंदर मौजूद खराबियों को दूर करने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, टू चेंज द वर्ल्ड, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की टाइमलाइन होनी चाहिए। मेरी जिंदगी की टाइमलाइन तो यही है और आज से नहीं है। तो इसलिए मैं दोस्तों को ये कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी आप लोग, मतलब है जितने लोग मुझे यूट्यूब पे या आगे पीछे देखते हैं, मुझे कौन सा आप जिस्मानी तौर पर देखते हैं, तो ये यूट्यूब तो वीडियो तो जारी रहेंगी। जब मेरी याद आएगी तो लगा के दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन उस सोच को, असल मारना उस सोच को है, ये ज़हन में रखें। उस सोच को ये मारना चाहते हैं जिस सोच ने
इनके चेहरों से इनके नकाब उठा दिए। लेकिन ये बेवकूफ हैं, क्योंकि इन्होंने साजिद बलोच को मारा, बहुत शोर हुआ, सोच तो खत्म नहीं हुई, लेकिन लोगों ने खोज लगाना शुरू किया कि ये साजिद बलोच जिसको मारा है इन्होंने स्वीडन में, जो बलोच सहाफी थे, ये कौन था, इसे क्यों मारा। और उस खोज ने उनको उस सिरे तक पहुंचा दिया जो सिरा मार्च 1948 का है, जहां पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे हमला करके कब्जा किया। इसी तरह से करीमा बलोच की शहादत, जो लोग करीमा बलोच को नहीं जानते थे, जिन्होंने करीमा बलोच का नाम नहीं भी सुना था, वो करीमा बलोच के इस अंधोनाक कत्ल के बाद आज बलूचिस्तान की तहरीक आजादी से वाकिफ हो चुके हैं, उसकी हमायत कर रहे हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव के खोखलेपन को पहचान चुके हैं। तो फिर इसी तरह से इंसानों को मिटाने से शऊर नहीं मिटता। और अब तो मुझे ये डर भी नहीं है, इसलिए कि मैंने अब इतना काम कर दिया है कि अगर मैं आगे ना भी हूं तो इस मेरे काम की बुनियाद पे, इस फिक्र और इस रोशनी जो मैंने यहां से बैठ के फैलाई है, इसकी बुनियाद पे ना सिर्फ ये कि एक नया पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पैदा होगा और एक नया पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पैदा होगा, बल्कि एक नया बरे सगीर पैदा होगा, एक नया महाभारत पैदा होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल इस चीज पे टाइम अपना वेस्ट ना करें, ये फिक्र करने पर कि डॉक्टर साहब की हालत जो है वो खतरे में है जान, और इस तरह उस तरह। कोई मेरी जान शान खतरे में नहीं है, देखी जाएगी, जब वो वक्त आएगा उसको भी देख लेंगे। लेकिन उस वक्त के आने तक ये फिक्र करते रहे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बाहर से बिल्ली गुजर जाए तो आप डर जाए कि शायद पता नहीं कौन आ गया। ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है। जिंदगी गुजारने का तरीका यह है कि आप काम करते रहे, जैसे एक सिपाही है, एक फौजी है, एक सेनाकार है जो सेना की जो लड़ाई लड़ रहा है, और वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि आने वाली गोली जो है वो इसे लगेगी या मुझे लगेगी। उस वक्त आगे बढ़ना होता है, कदम पे कदम, कदम ब कदम, कदम ब कदम। हम भी कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेंटल हो गया भाई, पागल हो गया, कसम खुदा, झूठ नहीं कह रहा, भगवान की सौगंध है। वो कह रहा है, मैं आपको बताता हूं क्यों पागल हो गया। पहले तो ये आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और महंगाई हो गई है और ज्यादा। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत जो है उसमें ₹2.70, हाई डीजल की कीमत ₹2.88, लाइट डीजल की कीमत ₹3, मिट्टी का तेल ₹3.54 पर लीटर महंगा कर दिया है। तो जाहिर है इसका एक नॉकडाउन इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है। हर चीज महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, मुर्गी महंगी, हर चीज महंगी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग महंगा। तो ये महंगाई से लोगों की चीखें निकल गई। और एक अखबार ने लिखा है, इस पे अखबार ने अपने अदारियों और शायद सुर्खियों में आज लिखा है कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर अवाम की चीखें निकाल दी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, मेरे नहीं मतलब है कि इस इलाके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह इस सतह से भी नीचे लाई गई है जो उनकी हुकूमत संभालने का वक्त थी। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि जी मैंने महंगाई को इतना नीचे कर दिया है कि जब हम पावर में आए थे तो उस वक्त जो महंगाई थी उससे भी कम कर दी है। यार उसी दिन ट्वीट कर रहा है जिस दिन महंगाई की है। कैन यू बिलीव इट? तो ये बिल्कुल पागल हो गया है। दूसरा बहुत बड़ा यार ये क्राइसिस है। देखो कितना जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो नौजवान हैं उनकी मेडिकल कॉलेज की सीटें थी, 64 सीटें एलोकेट थी पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में।
तो इन्होंने एक तो ये किया कि वो सीटें कम करके उनको कर दिया 60, और दूसरा इन्होंने ये किया कि जो टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें इन्होंने बार कर दिया, वहां से हमारा कोटा निकाल लिया है। यानी कि उन्होंने स्प्रेड आउट कर दिया है, थोड़े कम जो म्यार वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनमें, यानी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हो गया, जैसे इस तरह के मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे अब नहीं पढ़ सकते। तो इसके खिलाफ अपोजिशन लीडर ने कहा है कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने के बराबर है। अमजद हुसैन एडवोकेट उनका नाम है, पीपल पार्टी के सदर हैं वो, गिलगित बल्तिस्तान के, और अपोजिशन लीडर हैं। उनके बारे में ये तवक्को की जा रही थी कि वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो कि या तो अवामी बगावत के ज़रिए बने या फिर वो फौज के साजिश के ज़रिए बने। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, हमारे बच्चों का हक आप ना मारें। और इसी तरह से अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो महंगाई का तूफान आया है, तो 2018 में आटे का जो एक थैला है 1700 रुपये का मिलता था, 1700 रुपये का मिलता था, वो आज 3400 का मिल रहा है। और इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है, यानी आपने अंडा भी फ्राई करना है तो आपको तेल चाहिए, आपने भिंडी की भुजिया भी बनानी है तो आपको तेल चाहिए। बाय द वे मुझे भिंडिया की भुजिया बहुत पसंद है। तो वो 1900 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये उन्होंने वो हो चुकी है। तो इसमें अब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है, चीजें पड़ी हुई हैं, लोग खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी है। और ये तो जीबी का मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी मकबूजा जो जम्मू कश्मीर है वहां पे सूरत हाल ये है कि फतेहपुर फतेहपुर थकालिया में और हजीरा में, नकियाल और दीगर इलाकों में सरकारी आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। यानी कि 100 जो घराने हैं उनके लिए डीलर्स को एक हफ्ते में आटे के सिर्फ 10 थैले दिए जा रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस नॉनसेंस। और सरकारी आटा नापैद होने की वजह से लोग अब मजबूर हो गए कि वो ब्लैक मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदें। यानी आपकी एक वाइट इकॉनमी है, अब ब्लैक इकॉनमी उस वाइट इकॉनमी को रिप्लेस कर रही है, माफिया रिप्लेस कर रहा है उसको ब्लैक इकॉनमी से। अच्छा, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, वहां पे एक सस्ते आटे की सहूलत दी गई थी कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, चूंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, तो उनको दिल जीतने के लिए जो है ना, वो उनको मुंह में जीरा डाला गया था कि भाई आपको यहाँ आटा सस्ता मिलेगा। वो सहूलत भी उन्होंने अब खत्म कर दी है। और पीओजेके के जो है 95% जो कुंबे हैं, घराने हैं, पीओजेके के 95% घराने ब्लैक मार्केट से आटा ले रहे हैं। तो वो भी 95% जो ले रहे हैं उनमें भी वही ले रहे हैं ना जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो कहां से आटा लेंगे। और फिर जो रेमिटेंसेस हम भेजते थे यहां से पीओजेके के लोग, वो भी कम हो गए क्योंकि जॉब्स ही नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, ले ऑफ से इतनी ज्यादा। तो अब 5 फरवरी को इमरान खान जा रहा है कोटली और बिलावल भुट्टो जा रहा है मुजफ्फराबाद। और ये 5 फरवरी को ये जमात इस्लामी ने ये यौम कश्मीर का दिन मनाना शुरू किया था, डाइवर्शन पैदा करने के लिए। तो और वो एक होता है ना कुकिंग पॉट होता है, तो आप उसके नीचे जब आग बुझ जाती है तो आप उसके नीचे फिर लकड़ी भी लगा देते हैं, कागज होता है मिलता है वो भी डाल देते हैं, जो सूखे पत्ते भी लगा देते हैं क्योंकि वो जलता रहे ये। तो जैसे ये ठंडा ना हो, कश्मीर का मसला जो एक ख्याली और तस्वराती मसला है, इसको ठंडा होने से रोकने के लिए ये 5 फरवरी का शोशा छोड़ा गया। एक मजहबी जिंगोइज्म, एक मिलिट्री जिंगोइज्म को जो है वो रिफ्रेश करने का। जैसे हम कंप्यूटर बैठते हैं ना तो हम फिर कहते हैं चलो यार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको ताकि जरा फास्ट हो जाए, तो रिफ्रेश का बटन दबा देते हैं। तो ये वो उस नजरिए को रिफ्रेश करने के लिए 5 फरवरी का दिन है। और इसकी रिफ्रेश करने के लिए इमरान खान जा रहा है कोटली और ये जो है बिलावल भुट्टो जा रहा है मुजफ्फराबाद।
और वहां पे ये तकरीरें करेंगे। इस मौके पर NSF जो है, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ धड़े जो हैं, कुछ फैक्शंस जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो सड़कें ब्लॉक करेंगे और वो टायर जलाएंगे और वो किसी न किसी तरीके से वो उनका ख्याल है कि वो इमरान खान के जलसे में भी पहुंचेंगे और वो मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो के जलसे में भी पहुंचेंगे। और अचानक जब इमरान खान और बिलावल भुट्टो तकरीर करने के लिए खड़े होंगे तो ये वहां पे आज़ादी के और पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ और आटा ना होने के खिलाफ और पानी ना होने के खिलाफ और बिजली ना होने के खिलाफ ये वहां नाराबाजी शुरू करेंगे। ये बहुत दलेराना कदम होगा। उनके दोस्तों को सलाम है कि जो ये प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यकीनन इतिहास के पन्नों में और ये वाकया लिखा जाएगा और फिर उनकी जिंदगी की जिस टाइम लाइन की मैं जिक्र कर रहा था, उस जिंदगी की टाइम लाइन में भी एक अच्छा सा ब्लिप आएगा कि इन नौजवानों ने ये किया। क्योंकि मैं अपने ज़ात को जो है वो इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि ज़ात जो है वो इज्तिमा का हिस्सा होती है, कलेक्टिव का हिस्सा होती है। लेकिन हम भी इन रास्तों से गुजरे हैं, जेलें भी काटी, मुजाहरे भी किए, सारा कुछ किया। तो वो जो है ये अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, एक और बात कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आपको मैं बताता रहा हूँ कि क्लर्कों की हड़ताल जारी है। 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए। तो अब जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है और जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है और जो मीरपुर, जहाँ से मैं हूँ, मीरपुर का जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सब के एम्प्लॉयज़ ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो भी एहतजाजी कैंप लगाएंगे और वो भी पेन डाउन स्ट्राइक शुरू करेंगे। तो आग फैल रही है, विच इज़ गुड। कराची का ये बता दूं कि कराची में कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ कराची प्रेस क्लब के सामने, और उसकी कोई रिपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखी, लेकिन मुझे वहाँ से फ़ोन आए और उन्होंने सारी डिटेल बताई है कि वहाँ पे, और मुझे फ़ोन आया है वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन ऑफ सिंध वालों का, और उन्होंने मुझे बताया कि प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद का जो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, जिनमें वकील, डॉक्टर, स्टूडेंट, सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के लोग, ये सब शामिल थे। और इसकी ख़ास बात यह थी कि बलूचिस्तान से वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस ऑफ बलूचिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन कह लें या उनके जो एक्टिविस्ट हैं बड़े सीनियर, मामा कदीर, जिनसे मेरी भी जिनीवा में मुलाकात हुई थी 2 साल पहले, मामा कदीर जो है उन्होंने वहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट जो है वो शिरकत की और तकरीर की। और इसमें जो और लोग हैं उनमें ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इनमें वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध के ससी लोहार और सिंध सोजागी फोरम के कायदीन सारंग जोयो और उनकी बेगम सोनी जोयो के अलावा बड़ी तादाद में वकला, डॉक्टर्स और इन्होंने शिरकत की। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि 6 दिन पहले जो कौम परस्त हैं अमाम बख्श और उनकी बेगम खैरुन्निसा जो है उनको लापता किया गया है, मियाँ बीवी को उठा लिया गया है, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो बाजियाब किया जाए, यानी कि रिहा किया जाए। और फिर आज बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा जो है डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने अपना मुतालबा जो है वो एक दफ़ा फिर दोहरा दिया। और ये वही मुतालबा है जिस पे मैं अपने तकरीबन हर शो में, जब भी बलूचिस्तान की बात या पाकिस्तान की महकूम कौमों की बात आती है तो मैं ज़रूर कहता हूँ यही बात। और उन्होंने कहा है कि बलोच जो है मुख्तलिफ जो कौम धड़े लड़ रहे हैं पाकिस्तानी कब्ज़े के ख़िलाफ़, वो अपने इख्तलाफात ख़त्म करके आपस में एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। और इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और यही होता है कि आपने दुश्मन को कैसे एंगेज रखना है, तो वो हम देख रहे हैं। वो सोशल मीडिया जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फीडबैक भी चाहिए, और इसको ज़रा सा सब्सक्रिप्शंस को स्पीड अप करने के लिए प्लीज़ आप जो है वो इसको वो करें,
दोस्तों को भेजें वीडियो और उनसे कहें कि उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।